1 जुलाई 2002 की मिडनाइट में दो जहाज सेम हाइट पर बड़ी ही तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दोनों ही जहाजों के पायलट्स को कोई आइडिया नहीं है कि कुछ ही सेकंड्स में दोनों ही जहाज आपस में टकराने वाले हैं। यहाँ तक एटीसी में मौजूद कंट्रोलर जो इन दोनों फ्लाइट्स को गाइड कर रहा है, उसे भी कोई आइडिया नहीं है कि ये दोनों ही जहाज एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। दोनों जहाजों के टकराव को सिर्फ 8 सेकेंड्स ही बचे हैं। तभी पायलट को लेफ्ट साइड से तेजी से आता हुआ जहाज दिखाई देता है। पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि समय अब हाथ से निकल चुका था। क्या अब पायलट कुछ ऐसा कर सकता है जो इन दोनों जहाजों को टकराने से रोका जा सके, या फिर ये इतिहास की भीषण मिड एयर कोलिजन की घटना बनने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। 1 जुलाई साल 2002 बस्कीरियन एयरलाइंस की फ्लाइट 2937 रात के 10:48 पर मॉस्को रसिया से उड़ान भरती है। इस फ्लाइट को बार्सिलोना स्पेन में जाना है। इस फ्लाइट पर 69 लोग सवार हैं, जिनमें 60 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर्स हैं। फ्लाइट पर जितने भी यात्री थे उनमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे हैं। इनमें ज्यादातर बच्चों के माता पिता रसिया के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं। आप इसे इन बच्चों की बदकिस्मती कहो या नियति कहो कि वो आज इस फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि असल में ये बच्चे एक दिन पहले ही बार्सिलोना पहुंच गए होते अगर इनका ड्राइवर उस गलत मोड़ को ना लेता। दरअसल इन बच्चों की फ्लाइट एक दिन पहले थी, लेकिन जिस बस में बैठकर ये बच्चे एयरपोर्ट पर आ रहे थे उस बस का ड्राइवर ये भूल जाता है कि उन्हें कौन से एयरपोर्ट पर जाना है, और वो इन सभी बच्चों को एक गलत एयरपोर्ट पर पहुंचा देता है, जिस वजह से इन बच्चों की फ्लाइट मिस हो जाती है। फिर इन्हें एक दिन बाद इस फ्लाइट से ट्रेवल करना पड़ रहा है जिसमें अभी ये बैठे हैं। वैसे तो ये फ्लाइट अनुभवी लोगों के हाथों में है, क्योंकि इस फ्लाइट के कप्तान है 52 वर्षीय एलेक्जेंडर मिखाइलोविच ग्रॉस, जिन्हें 12,000 घंटों का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव है। फ्लाइट पर फर्स्ट ऑफिसर हैं 40 वर्षीय ओलेग पावलोविच, जिन्हें 8,500 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। सब कुछ सामान्य चलता है। ये सभी लोग इस फ्लाइट का आनंद ले रहे हैं। इन्हें इस बात की कोई भी खबर नहीं है कि एक बहुत बड़ा खतरा इनकी ओर तेजी से आ रहा है। दरअसल इटली के बर्गामो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से DHL फ्लाइट 611 बस्कीरियन एयरलाइंस के उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद उड़ान भरती है। ये एक कार्गो प्लेन था जिसको बेल्जियम के ब्रुसेल्स एयरपोर्ट पर जाना था। ये जहाज भी 2 अनुभवी लोगों के हाथों में था। अपनी उड़ान के दौरान DHL फ्लाइट स्विस फेडरल एयर स्पेस कंट्रोल से बात करती है और ATC से 36,000 फीट की ऊंचाई पर जाने की परमिशन मांगती है। स्विस एयर स्पेस कंट्रोल DHL फ्लाइट को 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की अनुमति दे देता है और DHL फ्लाइट 36,000 फीट की ऊंचाई पर जाने लगती है। स्विस एयर स्पेस कंट्रोल को एक प्राइवेट कंपनी स्काई गाइड के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, और उस समय एयर स्पेस को कंट्रोल करने के लिए ATC में कंट्रोलर पीटर नील्सन ही एकमात्र व्यक्ति मौजूद थे जो एक साथ 2 वर्क स्टेशंस को कंट्रोल कर रहे थे। जैसे ही DHL फ्लाइट 36,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचती है, वैसे ही बस्कीरियन एयरलाइंस की फ्लाइट जो पहले से ही 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी, वो भी ATC से संपर्क करती है और कंट्रोलर नील्सन को अपनी जानकारी देती है। नील्सन ने बस्कीरियन एयरलाइंस को एक्नॉलेज किया, लेकिन वर्कलोड ज्यादा होने के चक्कर में नील्सन ने यह ध्यान नहीं दिया कि दोनों ही फ्लाइट्स सेम ऊंचाई पर उड़ रही हैं, जो एक दूसरे की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अगर कुछ नहीं किया गया तो दोनों ही फ्लाइट्स सिर्फ एक ही मिनट में एक दूसरे से टकरा जाएंगी। तभी नील्सन को ध्यान आता है कि दोनों ही फ्लाइट्स सेम ऊंचाई पर उड़ रही हैं, तो वो तुरंत बस्कीरियन फ्लाइट से संपर्क करता है और बस्कीरियन फ्लाइट की ऊंचाई को कम करने का निर्देश देता है। लेकिन जब तक नील्सन बस्कीरियन फ्लाइट को निर्देश देता, उससे पहले ही दोनों ही फ्लाइट्स में लगा TCAS सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और दोनों ही फ्लाइट्स को वार्निंग देने लगता है। दरअसल TCAS को ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम बोला जाता है। ये एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है जो 2 जहाजों को हवा में आपस में टकराने से रोकती है। TCAS सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है कि जब कोई जहाज उड़ रहा होता है तो TCAS सिस्टम आसपास के एयर स्पेस को स्कैन करता रहता है। जब 2 जहाज सेम ऊंचाई पर होते हैं तो दोनों जहाजों में लगे TCAS सिस्टम पायलट्स को वार्न करते हैं और ऑटोमेटिकली एक जहाज का TCAS सिस्टम जहाज को ऊपर जाने का इंस्ट्रक्शन देता है और दूसरे जहाज का TCAS सिस्टम जहाज को नीचे जाने का इंस्ट्रक्शन देता है, जिससे दोनों जहाज बिना टकराए एक दूसरे के ऊपर नीचे से गुजर जाते हैं, जिससे होने वाले एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। जब DHL फ्लाइट और बस्कीरियन फ्लाइट एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ रही थी तो TCAS सिस्टम ने बस्कीरियन फ्लाइट को ऊपर जाने के निर्देश दिए और DHL फ्लाइट को नीचे जाने के निर्देश दिए। DHL फ्लाइट के पायलट ने तुरंत TCAS सिस्टम के निर्देश का पालन करते हुए अपने जहाज की ऊंचाई को कम
करना शुरू कर दिया और इसकी जानकारी तुरंत एटीसी में बैठे कंट्रोलर नील्सन को देनी चाहिए। लेकिन डीएचएल फ्लाइट का पायलट नील्सन से संपर्क नहीं कर पाया क्योंकि उसी समय में नील्सन बस्कीरियन फ्लाइट के साथ बिजी थे। इधर बस्कीरियन फ्लाइट का टीसीएएस सिस्टम पायलट को निर्देश दे रहा था कि जहाज की ऊंचाई को बढ़ाया जाए, लेकिन एटीसी में बैठे नील्सन ने बस्कीरियन फ्लाइट के पायलट को जहाज को नीचे लाने का निर्देश दिया था। अब बस्कीरियन फ्लाइट के कप्तान के सामने दो विकल्प थे, पहला कि वो टीसीएएस सिस्टम के निर्देश का पालन करे और दूसरा एटीसी में बैठे नील्सन के निर्देश का पालन करे। वैसे उस समय में टीसीएएस सिस्टम एक नई टेक्नोलॉजी थी, तो ऐसी सिचुएशन में इस पर विश्वास किया जाए या नहीं, इसका फैसला लेना बहुत कठिन था। तो बस्कीरियन के पायलट ने टीसीएस सिस्टम की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए एटीसी में बैठे नील्सन पर विश्वास किया और अपने जहाज की ऊंचाई को कम करने लगे। लेकिन एटीसी में बैठे नील्सन और बस्कीरियन फ्लाइट का कप्तान दोनों ही इस बात से अनजान थे कि डीएचएल फ्लाइट के पायलट ने टीसीएएस सिस्टम के निर्देश को फॉलो करते हुए अपने जहाज की ऊंचाई को कम करना शुरू कर दिया है। अब दोनों ही जहाज अपनी अपनी ऊंचाई को कम करना शुरू कर देते हैं। अगर दोनों ही जहाजों के कप्तान टीसीएएस सिस्टम को फॉलो करते तो शायद इन दोनों जहाजों को टकराने से रोका जा सकता था और अब फिर से दोनों ही जहाज एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे थे। यहाँ पर नील्सन से एक और गलती हो चुकी थी। जब बस्कीरियन के कप्तान ने नील्सन से डीएचएल प्लेन की डायरेक्शन पूछी तो नील्सन ने बस्कीरियन के कप्तान को बताया कि डीएचएल फ्लाइट आपके राइट से गुजरेगी, लेकिन असल में डीएचएल प्लेन उनके लेफ्ट साइड से आ रहा था। बस्कीरियन प्लेन के पायलट्स आखिरी पलों तक डीएचएल फ्लाइट को राइट साइड में ही देखते रहे। अब टकराव को सिर्फ 8 सेकंड ही बचे थे, तभी बस्कीरियन के पायलट्स को अचानक डीएचएल प्लेन लेफ्ट साइड से आता हुआ दिखाई दिया। बस्कीरियन प्लेन के पायलट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, लेकिन तभी पायलट्स ने जो टीसीएएस सिस्टम बहुत पहले से ही जहाज को ऊपर ले जाने के निर्देश दे रहा था उसका पालन करने की सोची और जहाज को ऊपर की ओर उठाना शुरू कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर डीएचएल प्लेन में बैठे पायलट्स को भी बस्कीरियन फ्लाइट दिखाई देती है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। स्थिति अब हाथों से निकल चुकी थी। रात के 11:35 पर जमीन से 34,890 फीट की ऊंचाई पर ये दोनों जहाज 90 डिग्री के एंगल पर आपस में टकरा जाते हैं। और डीएचएल प्लेन में लगा वर्टिकल स्टेबलाइजर बस्कीरियन प्लेन को बीच से चीरते हुए निकल जाता है, जिससे बस्कीरियन प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं और कई किलोमीटर के दायरे में बस्कीरियन प्लेन का मलबा बिखर जाता है। इधर डीएचएल प्लेन का स्टेबलाइजर टूटने की वजह से वो लड़खड़ाने लगता है और डीएचएल प्लेन के पायलट्स जहाज को कंट्रोल करने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन बिना स्टेबलाइजर के जहाज को कंट्रोल कर पाना असंभव सा हो रहा था। दोनों जहाजों के टकराव के बाद डीएचएल प्लेन ने करीब 7 किलोमीटर तक और सरवाइव किया, लेकिन अब डीएचएल के पायलट्स को समझ आ चुका था कि उनके जहाज का भी कुछ वैसा ही हाल होने वाला है जैसा अभी बस्कीरियन एयरलाइंस के साथ हुआ है और देखते ही देखते डीएचएल प्लेन जमीन से टकरा जाता है। ये इतनी भीषण दुर्घटना थी कि दोनों ही जहाजों में कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच सका। जिन स्कूल के बच्चों को एक दिन पहले ही बार्सिलोना पहुंच जाना चाहिए था, वो सीधे मौत के मुंह में पहुंच गए। वेल, आपको लग रहा होगा कि इन दोनों प्लेन क्रैश की कहानी बस यहीं पर समाप्त हो गई, लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है। शायद इस भीषण दुर्घटना को रोका जा सकता था, लेकिन उस दिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गईं कि इन दोनों जहाजों का आपस में टकराना निश्चित ही था। दरअसल उस दिन एटीसी में नील्सन अकेले कंट्रोलर नहीं थे, बल्कि उनके साथ ड्यूटी पर एक और कंट्रोलर मौजूद था, लेकिन रात का समय होने के कारण वो दूसरे कमरे में सोने चला गया, जो कि स्काई गाइड के नियमों के खिलाफ था। अगर दूसरा कंट्रोलर सोने न जाता तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था। दुर्भाग्य से उसी दिन मेन रडार पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिस वजह से नील्सन को एक बैकअप रडार सिस्टम के द्वारा एयर स्पेस पर नजर रखनी पड़ी। शायद ऐसा बोल सकते हैं कि अगर उस दिन मेंटेनेंस का काम नहीं चलता तो इन दोनों जहाजों की आपस में टक्कर ना होती, क्योंकि इस मेंटेनेंस की वजह से ही उस दिन एयरपोर्ट पर लगा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल कोलिजन वार्निंग सिस्टम बंद था। दरअसल अगर उस दिन इस ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल कोलिजन वार्निंग सिस्टम को बंद ना किया जाता तो ये दोनों जहाजों की टक्कर से 2.5 मिनट पहले ही नील्सन को वार्न कर देता, जिससे नील्सन समय रहते कोई फैसला ले पाते और इस दुर्घटना को रोक पाते। और सबसे बड़ी बात यह थी कि नील्सन को यह पता ही नहीं था कि ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल कोलिजन वार्निंग सिस्टम बंद है और उन्हें यही लगता रहा कि दोनों फ्लाइट्स एक दूसरे के ऊपर से निकल जाएंगी। वेल, इस हादसे की वजह से नील्सन डिप्रेशन में चले गए और उन्हें मेडिकल इलाज की जरूरत पड़ी। लेकिन स्काई गाइड कंपनी जो इस स्विस एयर स्पेस को कंट्रोल कर रही थी, उसने इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी रशियन पायलट्स के ऊपर ही डाल दी।
लेकिन बाद में स्काई गाइड ने यह कबूल किया कि हादसा उनकी गलती की वजह से हुआ है और स्काई गाइड ने इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के घर वालों को कंपनसेशन भी दिया। लेकिन इसी बीच कहानी ने एक नया मोड़ लिया। आप सोचकर देखिए कि उस व्यक्ति पर क्या बीती होगी जो अपनी वाइफ और अपने दोनों बच्चों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जो बस्किरियन फ्लाइट से आने वाले थे। लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि उसकी पूरी फैमिली उस प्लेन क्रैश में मारी जा चुकी है। वो व्यक्ति एक रशियन आर्किटेक्ट था जो अपनी फैमिली को उस दुर्घटना में गंवाने के बाद पूरी तरह से टूट चुका था। जब स्काई गाइड कंपनी ने उसे कंपनसेशन देने को कहा तो उसने कंपनी से कहा कि क्या वो मेरी फैमिली को जिंदा कर सकते हैं। उसने कंपनसेशन लेने से मना कर दिया क्योंकि उसके अंदर बदले की एक चिंगारी जन्म ले चुकी थी। वो किसी भी हालत में अपने परिवार के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहता था। उसका मानना था कि पीटर नील्सन ही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ और कैसे भी करके उसने नील्सन का एड्रेस कंपनी के दस्तावेजों से निकाल लिया। और इस एक्सीडेंट के करीब 2 साल बाद वो आर्किटेक्ट नील्सन के घर पर गया और उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चों के सामने उसने नील्सन की हत्या कर दी। दोस्तों, इस घटना को उबरलिंगन मिड एयर कोलिजन के नाम से जाना जाता है, लेकिन इससे भी भयानक और दिल दहला देने वाली घटना साल 1996 में भारत में घटी थी, जब दिल्ली के पास मौजूद हरियाणा के एक शहर चरखी दादरी के आसमान में 2 जहाज आमने सामने से टकरा जाते हैं। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों जहाजों का मलबा आसमान से एक लावे की तरह बरसने लगता है। दोस्तों, सच में चरखी दादरी की ये घटना आज भी रूह कपा देती है। चरखी दादरी की इस दिल दहला देने वाली घटना को आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो में देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।